विषय हिंदी, कक्षा स्नातक, सेमेस्टर प्रथम, वर्ष सत्र 2021-22। कोर्स का शीर्षक हिंदी काव्य, भाग 5। मैं डॉक्टर राजमुनि, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे रीतिकालीन साहित्य के भेद। रीतिकालीन साहित्य के कितने भेद होते हैं? इससे पहले यह जानना जरूरी है कि रीति है क्या, रीति कहते किसे हैं, रीति ग्रंथ कौन कौन से हैं। संस्कृत में रीति शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने सबसे पहले विशिष्ट पद रचना के लिए किया। लेकिन अगर हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के लिए ही हुआ है। रीति ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा गया जिनमें विभिन्न काव्यांगों, अलंकार, रस, छंद, शब्द शक्ति, नायिका भेद आदि के लक्षण उदाहरण दिए गए। इन रीति ग्रंथों को इसी कारण लक्षण ग्रंथ भी कहा गया। आचार्य शुक्ल ने भी यही माना कि रीति लिखने वाले ही रीति कवि नहीं हैं, अपितु ऐसे कवि जिनका काव्य के प्रति दृष्टिकोण भी रीति परक हो, इस वर्ग में आएंगे। बिहारी इसी कारण रीति कवि हैं, भले ही उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। रीति ग्रंथ के रचयिताओं का मूल उद्देश्य क्या होता है? काव्य शिक्षा देना। काव्यांग निरूपण ही की यह परंपरा संस्कृत काव्यशास्त्र में पहले से विद्यमान थी, लेकिन हिंदी में भक्तकालीन कवियों ने जैसे सूरदास, नंददास, रहीम आदि ने पहले ही कर दिया था। अब रीतिकालीन कवियों के वर्गीकरण की बात की जाए तो रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, इसी के आधार पर यह साहित्य भी रीतिबद्ध साहित्य, रीति मुक्त साहित्य और रीति सिद्ध साहित्य कहा जाएगा। रीतिबद्ध कवि हैं वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखकर काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति निरूपण किया। रीतिबद्ध कवि कहलाए, जैसे भूषण, देव, चिंतामणि आदि। रीति मुक्त कवि वे कवि जो रीति के बंधन से पूरी तरह से मुक्त हैं, अर्थात इन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति की जानकारी का इस्तेमाल किया, काव्य लक्षण लिखे। रीति मुक्त जैसे घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर आदि। रीति सिद्ध कवि तीसरे वर्ग में वे कवि आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखा, लेकिन रीति की जानकारी का उपयोग करते हुए काव्य ग्रंथ लिखे। रीति की जानकारी के बिना न तो ऐसा काव्य लिखा जा सकता है और ना ही कोई इसी को समझ सकता है। दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से समझें, रीति सिद्ध इस वर्ग के कवि रीति सिद्ध हैं। इस वर्ग के प्रमुख कवियों में बिहारी लाल सबसे चर्चित हैं, जिनकी एक रचना है बिहारी सतसई, 700 से अधिक उसमें दोहे हैं, इसीलिए यह बहुत चर्चित है। रीति ग्रंथ नहीं है, लेकिन उसकी रचना न तो रीति की जानकारी के बिना हो सकती थी और ना ही रीति की पृष्ठभूमि को बिना समझे परखे उसे समझा जा सकता। अब आए रीतिबद्ध प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। चिंतामणि जिनके लक्षण ग्रंथ हैं काव्य विवेक, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजनी, कवि भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, अलंकार प्रकाश, छत्रसाल दशक, मतीराम के हैं रसराज, अलंकार पंचाशिका, जसवंत सिंह के भाषा भूषण, कुलपत्र मिश्र के रस रहस्य, नक्षिक वर्णन। इसके बाद देव, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास आदि। पद्माकर के जगत विनोद, पद्माभरण। भिखारी दास के काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। सोमनाथ के रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास। ग्वाल कवि के हैं अलंकार, भ्रम भंजन, रस रूप, नक्षिक, कवि दर्पण। रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल हैं, जिनकी सबसे चर्चित रचना है बिहारी सतसई। रीति मुक्त कवि हैं घनानंद, जिनकी रचना है कृपाकंद, इश्कलता, घनानंद कवित, सुजान हित प्रबंध। बोधा हैं, जिनकी रचना है विरह वारिश, इश्कनामा। आलम हैं, आलम केली इनकी रचना है। ठाकुर हैं, ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। अब हम तीनों प्रकार के काव्य की प्रवृत्तियों पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रत्येक काव्य की अपनी कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं, जिनके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। रीतिबद्ध कवियों ने काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों की रचना पर विशेष ध्यान दिया। इसकी
काव्यगत प्रवृत्तियां हैं। पहली है रीति निरूपण। रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे रीति निरूपण को ध्यान में रखते हुए, जिसमें विविध काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि के उदाहरण लिखे। इन लक्षण ग्रंथों का निर्माण काव्यांगों की शिक्षा देने को उद्देश्य के ध्यान में रखकर किया गया था। साथ ही वे कवि पांडित्य एवं प्रतिभा का प्रदर्शन भी करना चाहते थे। रीतिकाल के दरबारी परिवेश में कवि को तभी जाना जाता था जब वह रीति ग्रंथ लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय देता था। और रीति निरूपण 4 दिशाओं में हुआ: अलंकार निरूपण, रस निरूपण, छंद निरूपण और नायिका भेद निरूपण। दूसरा, अलंकार को प्रमुखता। रीतिकाल के अधिकांश रीतिबद्ध कवियों ने अलंकार ग्रंथों की रचना की। ये अलंकार ग्रंथ जयदेव की चंद्रालोक का आधा ग्रहण करके लिखे गए। रीतकालीन आचार्य केशव दास ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अलंकार विहीन कविता उन्हें उसी तरह से सुंदर नहीं लगती जैसे आभूषण रहित स्त्री। इसीलिए तो वो कहते हैं कि जदप्य सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण भिन्न विराजही कविता वनिता मित्र। श्रृंगार की प्रधानता। रीतिबद्ध कवियों ने रस का निरूपण करने वाले कम ग्रंथ लिखे तथा श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान दिया। राज दरबार में रहने वाले ये कवि राजाओं की विलास वृत्ति को उत्तेजित करने वाले भी कहे गए हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का नक से लेकर शिख तक, यानी पैर से लेकर चोटी तक, उनके 16 श्रृंगार, उसके हाव भाव, उसके एक एक अंग के सौंदर्य का इस तरह से चित्रण करते थे कि कवि उसे सुनते ही उसे पाने के लिए मतवाला हो जाता था। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही। उन्मुक्त प्रेम की अभिव्यक्ति, नायक नायिका की विलासपूर्ण काम क्रीड़ा का चित्रण भी श्रृंगार निरूपण के अंतर्गत ही हुआ। इसके बाद आते हैं मोतीराम ने अपने ग्रंथ रसराज में और भानुदत्त ने रसमंजरी में श्रृंगार के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। छंद योजना। रीतिबद्ध कवियों ने छंद योजना के लिए प्राकृत पेंगलम ग्रंथों का आधार ग्रहण किया है। छंद निरूपक रीति कवियों में है मोतीराम, वृत्त कौमुदी, सुखदेव का वृत्त विचार। मौलिकता की कमी। रीतिकाल में भले ही सैकड़ों हजारों ग्रंथ लिखे गए, लेकिन इनमें मौलिकता का कोई सिद्धांत स्थापित नहीं हो सका जो काव्यशास्त्र के लिए ही उपयोगी हो, क्योंकि ये दरबारी कवि थे और स्वच्छंद होकर के काव्य रचना कवि कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रभाव से मुक्त होकर, स्वतंत्र होकर रचना न की और न ही उनमें वह योग्यता थी जो आचार्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है। भाषा। इस समय के कवियों के काव्य में जो भाषा रही वो ब्रजभाषा रही, क्योंकि रीतकाल में सबसे पहले ब्रजभाषा ही काव्य सृजन का आधार रही। अब आते हैं रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवियों काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। वैयक्तिक प्रेम का चित्रण। घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मीर मुंशी थे और दरबार की सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे। एक बार दरबारियों के कान भरने पर बादशाह घनानंद से रूठ गए और उन्होंने देश निकाला दे दिया। जब घनानंद ने सुजान से अपने साथ चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया और तब उन्होंने सुजान से कहा, क्यों हंस हेर हर्यो हियरा और क्यों हत कै चित चाह बढ़ाई, काहे को बोले सुधासन बैनन चैनन मैन निसैन चढ़ाई। प्रेम की अनन्यता। सुजान के अतिरिक्त उनका मन किसी और की तरफ लगता ही नहीं था। घनानंद सुजान को ऐसा चंद्रमा कहते थे जिसके लिए चकोरों की कोई कमी न हो। मोहि तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आहें, कहा कहु चंद को चकोरन की कमी है। विरह वर्णन को अगर देखा जाए, स्वतंत्रवादी कवियों में विरह वर्णन के भी अनेक दृश्य दिखाई देते हैं। घनानंद विरही कवि थे और उन्होंने जिनके प्राण रात दिन इस विरह में घुट घुट कर जलते रहते थे और आँखों से आंसू बहते रहते थे। घनानंद की विरह वर्णन की झलक इस प्रकार देख सकते हैं। रैन दिना घुटबो कर प्राण झरे अखियाँ दुखियाँ झरनासी, प्रीतम की सुध अंतर में कस कह सके क्यों पंसुरीन की गांसी।
प्रकृति चित्रण। इन कवियों के काव्य में प्रकृति के आलम्बन उद्दीपन के अनेक चित्र देखने को मिलते हैं। कोयल की कूक और मयूर की ध्वनि, पपीहे की पुकार उनके विरह को और बढ़ाती है। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़ तेरी, कूक कूक अभी करे जो किन कोरिल। लाक्षणिक भाषा। इन कवियों के काव्य में लक्षणा एवं व्यंजना का प्रयोग सबसे अधिक देखने को मिलता है। घनानंद की भाषा की लाक्षणिक पदावली के उदाहरण देखिए। मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आँखन के और आरती। मुक्तक काव्य शैली। कुछ कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे, लेकिन मुक्तक काव्य सबसे अधिक लिखे गए। घनानंद के प्रेम का मूल आधार सौंदर्य एवं प्रेम है। अब बात करते हैं रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की। नंबर 1, राज्याश्रय की प्रधानता। रीतकालीन कवियों ने अलौकिक सत्ता की अपेक्षा लौकिक सत्ता का गुणगान करना अपना सौभाग्य समझा। उन्होंने धन और यश प्राप्ति के लिए किसी न किसी राजा के लिए काव्य रचना की। बिहारी कवि भी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी थे। बिहारी ने एक और राजा के मनोरंजन के लिए श्रृंगारी दोहे लिखे, दूसरी ओर नीति और अनुक्ति परक माध्यम से राज के काज के प्रति भी सजग किया। एक बार कहा था बिहारी ने कि नहीं मरा पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधो आगे कौन हवाल। श्रृंगार की प्रधानता। रीतकालीन कवियों ने तत्कालीन राजाओं के ऐश और भोग विलास का चित्रण सबसे अधिक किया। बिहारी भी इसी रीत का निर्वाह भली भांति करते रहे। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बहुत शानदार चित्रण किया है। बिहारी एक जगह लिखते हैं, नायक नायिका के माध्यम से राधा कृष्ण को नायक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। नायिका भेद की अगर बात की जाए तो रीति सिद्ध कवियों के यहाँ बिहारी ने अनेक प्रकार के नायिका भेद का चित्रण किया है, जैसे पूर्वानुरागिनी, अन्य संभोग दुखता, स्वयं दूतिका, प्रोषित पत्रिका, अज्ञात यौवना, मुग्धा प्रौढ़ा, नवोढ़ा, वासक सज्जा आदि अनेक प्रकार की नायिकाओं का बहुत शानदार चित्रण किया है। मध्याधीरा खंडिता नायिका का व्यंग उल्लेखनीय है, देखा जा सकता है। देखिए, पलक पीक अंजन अधर धरे महावर भाल, आज मिले सो भली करी भले बने हो लाल। नक्शिक वर्णन। इन कवियों ने नायिका के नाखून से लेकर चोटी तक एक एक अंग का बहुत सुंदर चित्रण किया है। कहते हैं कि खेलन सिखे अली भले चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरन शिकार। कामुकता की प्रधानता। इन कवियों के काव्य में काम क्रीड़ा के भी बहुत शानदार चित्रण मिलते हैं। जैसे एक बार बताते हैं कि बिहारी कहते हैं कि मैं मिसहा सोयो समुझ मुँह चुमियो ढेंग जाए, हंस्यों खिसानी गल गयो रही गले लिपटाए। भक्ति भावना। इन कवियों ने रीतकाल के साथ साथ कहीं कहीं भक्ति की भी बात की है, हालांकि बहुत कम रही है, लेकिन फिर भी लगभग बिहारी सत्य में लगभग 70 के आसपास भक्ति के दोहे देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं भक्ति भावना है, जैसे जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। नीति निरूपण। ये कहते हैं कि दुष्टता, आडंबर, धन का घमंड, अहंकार आदि विषयों पर भी बिहारी ने अनेक दोहे लिखे हैं। वो कहते हैं कि इस संसार में आज कहते हैं कि धन का नशा तो धतूरे के नशे से 100 गुने से अधिक है। धतूरा तो खाने पर उन्माद होता है, किंतु सोना तो पाकर ही आदमी उन्मस्त होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक खाए, या पाए बोराए जग वा खाए बोराए। प्रकृति चित्रण। आलम्बन और उद्दीपन दोनों रूप में बिहारी ने अपने काव्य में प्रकृति का बहुत शानदार चित्रण किया है। कहते हैं कि बैठ रही अति सघन वन पैठ सदन तनवाहा, निरख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह। ब्रज भाषा का प्रयोग। बिहारी ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का भी बहुत उत्तम प्रयोग किया है। अब बात करते हैं श्रृंगार के अलावा भी रीतिकालीन साहित्य में कुछ अन्य प्रवृत्तियां रहीं, कुछ अन्य इसकी विशेषताएं रहीं जो अपने आप में अद्भुत हैं।
श्रृंगारेतर काव्य में नीति काव्य को अगर देखा जाए तो रीतिकाल में नीति काव्य भी रचा गया, जिसको लोग आज भी प्रासंगिक मानते हैं। नीति काव्य की कुछ प्रवृत्तियां रहीं जिनके आधार पर इसकी पहचान है। कवि वृंद हैं, ये बीकानेर के मूल निवासी थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं बैताल, गिरधर कविराय, इसके अलावा वृंद की सतसई है, गिरधर कविराय कवि हैं, दीनदयाल गिरधर कवि हैं, राम सहाय हैं, बाबा चरणदास हैं, घाघ हैं, ग्वाल हैं। इसकी विशेषताओं पर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहली सोच विचार कर कार्य करना। श्रृंगारेतर कवियों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मनुष्य को सोच विचार कर कार्य करना चाहिए। वृंद कहते हैं कि नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में नहीं सिंगार सुहात। इसी के फिर और दूसरी तरफ कहते हैं कि फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे ज्यों विवाह में गारी। जैसे विवाह में दी हुई गारी सबके मन को हर्षित करती है, इसी तरह से कोई भी बात सोच विचार कर करनी चाहिए। अति घनिष्ठता का विरोध। नीति काव्य के प्रमुख कवियों ने इस बात का विरोध किया है कि ज़्यादा मित्रता से मान सम्मान नहीं मिलता है। बहुत अधिक गहरी मित्रता भी जीवन के लिए घातक होती है। अति परिचय ते होत है अरुचि अनादर भाई, मलयागिर की भीलनी चंदन देत जराए। वृंद कहते हैं कि भाई ज़्यादा मित्रता होने से वही हाल होता है जैसे मलयागिरी पर्वत में रहने वाली भीलनी चंदन को लकड़ी समझकर जला देती है। सज्जनों की प्रशंसा और मूर्खों की निंदा। नीतिपरक कविता रचने वाले कवियों ने, बैताल और वृंद ने कहा है कि जो उत्तम व्यक्ति है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए और जो मूर्ख है उसकी निंदा जरूर की जानी चाहिए। बैताल कहते हैं कि बामन वो मर जाए हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, अरु बेनियाब राजा मरे तबे नींद भर सोइए, बैताल कहे विक्रम सुनो एते मरे न रोइए, मूर्ख को पोती दही बाँचन को गुणगात, जैसे निर्मल आरसी दई अंध के हाथ। ये अंतिम दो पंक्ति वृंद की हैं। आगे है शक्तिशाली सर्वथा पूज्यते। नीतिपरक काव्य सृजन वाले कवि वृंद कहते हैं कि इस संसार में शक्तिशाली व्यक्ति है निर्बल पर ही अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। कछु बसाए नहीं सबल सो कर निबल पर जोर, चले न अचल उखार तरु डारत पवन झकोर। वृंद आगे भी कहते हैं सबे सहायक सबल के कौन निबल सहाय पवन। इसके अलावा नीतिपरक काव्य की जो भाषा बहुत सहज सरल है। धन्यवाद।